Okay, dear friends, good evening. First of all, I am extremely sorry. Yesterday, आप लोगों को कुछ असुविधा हो गई और इसकी वजह यह है कि कुछ टेक्निकल बाकी मैनेजमेंट की तरफ से ओके था कि मैं क्लास ले सकता था, केवल मेरे चैट नहीं आते, आपके मैसेज मुझे नहीं मिलते। तो मैंने ही ये मेरा निर्णय था स्थगित करने का कल। बाद में पता चला कि आप लोग काफ़ी बेचैन हो गए, बहुत सारे मैसेज लेटर्स इंस्टीट्यूट को मतलब पता करने के लिए दिए, आपको लगा शायद क्लास हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कभी ऐसा हुआ, अगर मैसेज अगर भविष्य में रुकेगा तो मैं खुद आके आपको संबोधित कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा क्लास होता है कम्युनिकेटिव होता है। मैं अपने क्लास को हमेशा कम्युनिकेटिव बनाना चाहता, आप लोगों से जुड़कर मैं आपको विजुअलाइज करता हूं कि आप सभी बैठे हुए हैं और मैं आपके क्वेश्चंस के बेसिस पर हम अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है यूर ऑडियंस, एक्चुअली माई लेक्चर शुड बी ऑडियंस सेंटरिक। मैं आइवरी टावर में नहीं रहना चाहता कि भाई मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं और बड़ी लच्छेदार और बड़ी बड़ी बातें डिलीवर कर रहा हूं। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि वो बातें आप तक पहुंचनी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, आपको सुननी चाहिए। हालांकि मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट से ओके हो चुका था कि बाकी वीडियो वर्क कर रहा, केवल मैसेज नहीं आ रहा। तो मैं चाहता तो काम चला सकता था, लेकिन विदाउट मैसेज मुझे लगा कि फिर दोबारा मुझे आपको समझाना पड़ेगा। वैसे भविष्य में अगर कभी मैसेज रुकेगा तो मैं आगे खुद संबोधित कर दूंगा। और अगर मैं किसी तरीके से नहीं आ पाऊं बिना किसी मैसेज के, तो समझ लेना कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी अगर मुझे क्लास सस्पेंड भी करना पड़े तो मैं आपको प्रायर मैसेज दे दूंगा। चलिए, आप पहले कल वाले के लिए फिर एक बार एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक वेबसाइट पर किसी का क्वेश्चन आया था, चूंकि मैं अभी इसलिए उस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहूंगा क्योंकि वो बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन का मतलब है कि जहां से मैं अपनी पढ़ाई आज आपको आरंभ करने वाला हूं, वो क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो मैं उनको विशेष रूप से एड्रेस करना चाहूंगा। मिस्टर अंकुर, प्लीज इन्फॉर्म मी। शिवम सिंह राजपूत। हाँ, शिवम सिंह राजपूत का क्वेश्चन है। शिवम सिंह राजपूत, उन्होंने पूछा कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता एशिया और अफ्रीका में विकसित हुई। हाँ। तो सबसे पहले साउथ वेस्ट यूरोप में यूनानी की सभ्यता कैसे आई? हाँ, देखिए, शिवम सिंह राजपूत का क्वेश्चन है, लगता है मेरे एक स्टेटमेंट से शायद वो कंफ्यूज कर गए। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है कि जब दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं एशिया और अफ्रीका में विकसित हुई, तो फिर यूनान की सभ्यता, साउथ ईस्ट यूरोप में यूनान की सभ्यता सबसे पहले कैसे आई। तो मैं स्टूडेंट, लगता है कि हमारे बीच कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ है। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं। मैंने ये कहना चाहा है कि बेसिकली दुनिया की 3 प्राचीनतम सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये प्राचीनतम सभ्यताएं थी। उसके बाद चीन की सभ्यता आई। यूनान की सभ्यता इनके बहुत बाद में आई है और यूनान की सभ्यता क्लासिकल एज में गई है 550 और 338 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन यूरोप में यूनान की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता है। यूरोप की प्राचीनतम सभ्यता है, दुनिया की नहीं। दुनिया की तो बहुत लेट है। उससे पहले माया सभ्यता लैटिन अमेरिका में आ गई, उससे पहले चीन की सभ्यता आ गई, उसके अफ्रीका और मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी की सभ्यता तो उससे बहुत प्राचीन है। तो ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है शिवम, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा। तो चलिए, मैं आपको बढ़ता हूं। पहली बात मैं फिर आपको इंगित कर दूं, क्योंकि मैं पहला इंट्रोडक्टरी क्लास लिया और संजोग से कल मुझे क्लास लेने का मौका नहीं मिला। आज आप लोगों के सामने आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैंने भी एक लंबा इंतजार करना पड़ा। मुझे भी कुछ ऐसी मजबूरी हो गई। मैं आपके पास थोड़ा विलंब से आया हूं, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। और मैं फिर आपको एक बार याद दिलाऊं, जो स्टूडेंट्स हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में जुड़ चुके हैं वो तो मेरा मेथड जान रहे हैं। जो वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल जुड़े हैं उनको मेथड समझने में 6-7 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 6-7 दिनों के बाद बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। मैं पीछे फिर एक बार स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा, मेरा मेथड अलग है। मेरा मेथड है कि यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। मेरे मोटो को हमेशा याद रखना। और हम लोग इंफॉर्मेशन से ओपिनियन की तरफ बढ़ेंगे। जहां आपको इंफॉर्मेशन दिखेगा तो आप समझ लेना कि वो ओपिनियन की ओर जाने की तैयारी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि आपका सिलेबस शुरू होता है हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी से, जैसे नेशन स्टेट के उद्भव से। लेकिन मैंने पहले आपको एंशियंट यूरोप, एंशियंट वर्ल्ड की कहानी सुनानी शुरू कर दी।
फिर मैं मेडिवल वर्ल्ड की कहानी संभवतः आज हो जाए, मैं देखता हूं कहां तक पहुंच पाता हूं, और तब मैं आधुनिक पश्चिम का उद्भव पहले कवर करूंगा, जिसमें रेनेसां से लेकर मर्केंटलिज्म तक सब कुछ होगा, यानी वाणिज्यवाद तक, और तब अंत में मैं आऊंगा 18वीं सेंचुरी के प्रबोधन पर। तो पहले मुझे मेरा, क्योंकि हमें तो चेंजेस समझाना होता है आपको, और आपको चेंजेस की तरह ले जाना होता है, तो एग्जैक्ट हम टॉपिक से नहीं शुरू कर सकते, हमें पहले बैकग्राउंड देना ही पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको याद होगा। इसलिए जब कोई सिलेबस के बड़ा छोटा होने की बात करता है तो हमें दुखद आश्चर्य होता है कि भाई बड़ा छोटा इसमें क्या होता है। हम तो हर कुछ को अपने ढंग से रिक्रिएट करते हैं, मतलब हमें तो थोड़ा सा और मैं पढ़ा देता हूं ज्यादा। आप देखो आपका सिलेबस जहां वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त होगा उससे आगे तक ले जाऊंगा, क्योंकि अगर इस बहाने आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ विकसित हो गई, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संविधानवाद की समझ विकसित हो गई, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की समझ विकसित हो गई, तो इससे बड़ी मेरी सफलता क्या होगी। मैं यही तो चाहता हूं कि आप लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करके चलो। तो चलिए पहले हम जहां थे वहां से आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्राचीन विश्व में आप थे, तो हम लोग इस ढांचे में बढ़ेंगे। मैटर में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं मॉडर्न हिस्ट्री में देख चुका हूं कि आप लोग काफी सिंसियर और ब्राइट स्टूडेंट हो, और बहुत स्टूडेंट तो बहुत मेहनती हो। ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपको पढ़ाने का अवसर मिल रहा। और आप में से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा था कि बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कर्मठ थे और बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। फिर मैं आपको याद दिलाऊं, कोई ये सवाल मुझसे मत करना कि मैं सर क्या पढ़ूं, यह सवाल मत करना कि सर मैं नोट्स कैसे बनाऊं। ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये कंप्लीट नोट्स है, और यही वर्ल्ड हिस्ट्री का कंप्लीट है। इसमें प्रीलिम्स का पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं होता है। आप को जितनी अध्ययन सामग्री मैं दे रहा हूं आपकी आवश्यकता, आप उसको पचाइए। फिर मैं फूड फॉर थॉट भी साथ दूंगा, जैसे जी आप मैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी आपका विकसित करवाऊंगा, और आप सारी की सारी चीजें क्लास में करेंगे। ओके, तो इसलिए अब प्राचीन विश्व में पहले मैंने इस तरह से बढ़ना है, एक राजनीतिक, फिर आर्थिक, सामाजिक, या आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको हम ऐसे बढ़ेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसी में धार्मिक कर देते हैं, क्योंकि धार्मिक सांस्कृतिक का पर्यायवाची नहीं है, धार्मिक सांस्कृतिक का एक भाग है। तो इसको सांस्कृतिक में हम लोग धार्मिक भी कर लेते हैं, धार्मिक पहलू ही कर लेते हैं। तो देखो राजनीतिक हम ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं। राजनीतिक में देखो मैंने आपको बता चुका हूं राजनीतिक में कि जो राजनीतिक पहलू है इसको हम कर चुके। इसमें पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं महत्वपूर्ण 1। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कौन सा साम्राज्य, अखमीनी साम्राज्य। यही अखमीनी साम्राज्य था ईरानी साम्राज्य। यहां मैंने आपको डेरियस का साम्राज्य कराया था, याद होगा, यू हैव डन डेरियस का साम्राज्य। ओके, अब दूसरा हमने आपको कवर कराया सिकंदर का साम्राज्य। सिकंदर का साम्राज्य, ये 2 कवर। उसके बाद हमने आपको कवर कराया रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में मैंने आपको सूचना दे दी है कि 3वीं सदी में रोमन साम्राज्य 2 पार्ट में बढ़ चुका है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहां थी? रोम। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहां थी? कुस्तुनतुनिया। अब मान लीजिए जिसका पहला क्लास छूटा हुआ हो और आज के क्लास में उपस्थित हो, तो मैं आप लोगों से एक चीज का आग्रह करूंगा, एक रिक्वेस्ट, कि आप क्रोनोलॉजी तोड़ के मेरे साथ मत पढ़ना। आप जब भी ज्वाइन करो या लेट भी ज्वाइन करो तो आप पीछे का क्लास साथ साथ देखते रहना।
तो जैसे आज के क्लास में जो अपियर हुए हो वो कल का क्लास देख के आना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अब ये रोमन साम्राज्य के बाद तब किस साम्राज्य की हमने चर्चा की? रोमन साम्राज्य हो गया, तो इधर हम भारत की तरफ बढ़े तो मौर्य साम्राज्य तथा कुषाण साम्राज्य, ये दो हमने भारत के संदर्भ में किया। और चीन के संदर्भ में हमने किया वह है हान साम्राज्य। ये चीन का एक महत्वपूर्ण, हान चाइना एक बड़ा ही गोल्डन एरा माना जाता है, हान साम्राज्य का एरा चाइना। इस साम्राज्य से मैंने आपको परिचय कराया। अब हमें आपको इकोनॉमी से, अर्थव्यवस्था से परिचय कराना है। तो चलिए, सारे महाद्वीप की अर्थव्यवस्था तो अलग अलग है, तो सारे महाद्वीप की अर्थव्यवस्था की चर्चा करना तो संभव नहीं होगा। हम यूरोप की चर्चा करते हैं। हाँ, सारे महाद्वीप की भी चर्चा हो जाएगी। जैसे पहले हम देखते हैं यूरोप में कृषि अर्थव्यवस्था। तो यूरोप में जो कृषि अर्थव्यवस्था है, तो प्राचीन काल में तुम देखते हो एंशिएंट ग्रीस और एंशिएंट रोम, यानी प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम में जो एग्रीकल्चर कैसे होती थी पता है आपको? मैं अभी बताता हूं। प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम में एग्रीकल्चर ऐसे होता था कि जो कृषि अर्थव्यवस्था थी, वो कृषि अर्थव्यवस्था में वहां पर दासों से खेती करवाई जाती थी। दासों से, मतलब उस सिस्टम को पता है क्या बोलते थे? हालांकि मैंने मैटर में नहीं दिया है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता देता हूं। उस सिस्टम को कहते थे लैटफुंडिया। लैटफुंडिया में क्या होता था कि हजारों एकड़ का लैंड का प्लॉट होता था, और उसमें हजारों दासों को लगा दिया जाता था। और दास भूमि से बंधे, मतलब दास थे वो, उनका तो स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं था, तो उसी से खेती करते थे। और दासों के जो मालिक होते थे उनको पैट्रिशियन कहा जाता था। पैट्रिशियन, वो कुलीन होते थे। तो दासों के श्रम पर पलते थे, पूरा शौक से जीते थे। जैसे प्राचीन यूनान में और प्राचीन रोम में, खासकर प्राचीन यूनान में क्या होता था कि दास खेती कर रहे हैं, तो जो वहां के कुलीन हैं उनके पास तो लीजर ही लीजर है, तो 3 काम करते थे। एक, शरीर बनाते थे, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। तो तुम एंशिएंट रोम में देखोगे ओलंपिक का विकास भी रोम में ही हुआ है, मतलब वो यूनान में ही हुआ है। तो क्योंकि वो जो गेम्स है, क्योंकि खेल कूद में वो बहुत विश्वास करते थे, वो मतलब एक तरीके से मतलब फिजिकल एक्सरसाइज में विश्वास करते थे। जैसे मैं आपको जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वहां पर जो गांधार शैली का आर्ट है, वो गांधार शैली का आर्ट की क्या विशेषता है। जैसे देखोगे एकदम फिजिकल बिल्डअप है। जैसे महात्मा बुद्ध का ही जब ये स्टैच्यू बनता है तो लगता है कि महात्मा बुद्ध का जिम बिल्ट बॉडी है, जिम से एकदम बॉडी तैयार करके आए हैं। क्यों ऐसा है, सोचा है आपने? ऐसा इसलिए है कि वो एंशिएंट यूनान और रोम से वो कला आई थी, जिसको गांधार कला कहते हो। तो वहां पर क्या कि शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान था, क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज करते थे एंशिएंट यूनान के लोग। दूसरा, खूब मदिरा पान करते थे, खूब उत्सव मनाते थे, जीवन को जीते थे, मतलब आनंद मनाते थे। एकदम एक्सरसाइज करना, रात्रि भोज करना, यानी नाइट पार्टी, और बौद्धिक काम करना, मतलब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज भी खूब करते थे, खूब अध्ययन करते थे। उनके पास लीजर होता था, वो उसको दैट इज यू कैन सी इंटेलेक्चुअल परसूट। इंटेलेक्चुअल परसूट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ देयर कॉमन लाइफ। तो कृषि में तो यही सिस्टम उनका चल रहा था, जो दास पर आधारित कृषि प्रणाली। दूसरा तुम देखते हो व्यापार। तो देखिए, व्यापार विकसित अवस्था में होगी। जब तक रोमन साम्राज्य रहा तब तक तो इकोनॉमी को और व्यापार को तो विकसित होना ही है रोमन के समय। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। माने यूनान और रोम के समय, अब रोमन साम्राज्य था। तो कोई भी साम्राज्य होगा उस समय दुनिया में, तुम देखो हम 3 साम्राज्य की परिकल्पना, इधर कहते हैं रोमन साम्राज्य था, उधर भारत में कुषाण साम्राज्य था, और चीन में हान साम्राज्य था। ये सब कॉन्टेम्पररी थे लगभग। अब रोमन साम्राज्य में भी पश्चिमी रोमन साम्राज्य है, इसमें एक्टिव था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य विशेषकर। अब जो तीनों साम्राज्य हैं, ये तीनों साम्राज्य का परस्पर एक बड़ा ही बड़ा व्यापारिक नेटवर्क कायम हुआ। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा
तो मैं आपको बताऊंगा कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में उसको आप कहोगे अर्ली ग्लोबलाइजेशन। अर्ली ग्लोबलाइजेशन का मतलब अर्ली भूमंडलीकरण है। देखता हूं अगर वर्ल्ड का यहां पर कोई मैप होगा, जैसे देखिए कौन सा मैप डाला है, बाकी मैप हटा दिया। जैसे देखिए, अब ये तो इंडिया का मैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता। हाँ, इंडिया देखिए यहाँ है। ये जो इंडिया का पार्ट आप देख रहे हो, यहां से हिंदू कुछ मतलब ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र, यहां से एक ट्रेड रूट जाएगा और ये ट्रेड रूट ऐसे क्रॉस करते हुए और ये जाता था रोमन साम्राज्य को, रोम को। यहां से ये रोमन साम्राज्य को जाता था रूट। तो ये मध्य एशिया से होकर ये रूट निकलता था, रोमन साम्राज्य को जाता। इसको रेशम मार्ग कहते थे। तब उसमें 3 साम्राज्य इस रोड को चला रहा था, इस सड़क को। एक चीन में हान साम्राज्य, दूसरा भारत में कुषाण साम्राज्य, उसको रेशम मार्ग के एक भाग पर कब्जा था, और उधर पूरब में, उधर पश्चिम में रोमन साम्राज्य। तीनों अपने अपने क्षेत्र में उसको सुरक्षा देते थे। और जानते हैं, ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आरंभिक भूमंडलीकरण था, एक व्यापारिक नेटवर्क कायम था जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य से शुरू होकर पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। और विशेषकर रोमन साम्राज्य यहां से क्या मंगवाता था? मसाले, रेशम और लोहे तथा लोहे के उपकरण। और भारत बहुत बड़ा सप्लायर था, बड़ी मात्रा में हमें वहां से सोने चांदी आती थी रोम से। इतना तक कि एक रोमन लेखक था जिसका नाम था प्लिनी, उसने आंसू बहाया था कि हमारे यहां से सोना छन छन कर भारत जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, धन की निकासी हो रही है। तो ये हमारा व्यापारिक नेटवर्क था और रोमन साम्राज्य उस व्यापार में शामिल था। अब उसमें हमें एक फायदा क्या होता था? वैसे तो चाइना, जैसे तुम देखोगे ये चाइना से शुरू हुआ, तो चाइना से शुरू हुआ, लेकिन एक दिक्कत क्या होती थी इसमें, हिंदू कुछ से और पूरब में चले जाओगे, हर जगह नहीं, चाइना से शुरू हुआ, यारकंद वगैरह से होते मध्य एशिया से होके आता था। लेकिन एक दिक्कत होती थी कि बीच में एक पड़ता था पार्थिया का साम्राज्य। पार्थिया कहते हैं ईरान को। तो जो पार्थियाई साम्राज्य था वो बेसिकली वह रोमन साम्राज्य का शत्रु था। तो पार्थियाई साम्राज्य की रोमन साम्राज्य का शत्रु होता था, तो इसका जाहिर है कि वो जब रोमन साम्राज्य की सामग्री पूरब से आती थी तो डिस्टर्ब करता था। तो चाइना, देखो रेशम मार्ग तो भारत से होकर नहीं जाता था, भारत के उत्तर से जाता था। तो भारत का उसमें से क्यों था? उसमें इंडिया का से इसलिए था कि कुषाण साम्राज्य, मैंने आपको बताया, कुषाण साम्राज्य तो मध्य एशिया से ही चला आ रहा था। तो कुषाण साम्राज्य वॉज फॉर्मिडेबल इन साइज, इट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया इटसेल्फ। तो चूंकि कुषाणा इंपायर मध्य एशिया से मतलब वो मध्य एशिया पर भी उसका कब्जा था, एक पार्ट पर ईरान पर भी कब्जा था। तो उस रास्ते से जब वो गुजरता था तो कुषाण साम्राज्य को फायदा हो जाता था, वो अपना उससे लाभान्वित होता था। तो क्या होता कि वो रूट चूंकि कई बार आगे जाके पार्थियाई साम्राज्य बंद कर देता था, तो रोमन साम्राज्य के साथ समस्या यह होती थी कि हम ट्रेड को कैसे ले जाएं, तो वो लैंड रूट छोड़ देता था। जैसे मध्य एशिया से जाने वाला वो तो भूमि मार्ग था, तो भूमि मार्ग को छोड़ करके वो चाइना से, मतलब कह सकते हो कि पहाड़ की तलहटियों से वो चाइना से लाएगा, मतलब दर्रू होकर, मतलब हिमालय के दर्रे से वो लाएगा सामग्री, और लाकर वो पहले कहां, तो बंगाल में एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, उसमें ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, बंगाल का बंदरगाह का नाम था। मैं इतने कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं उलझाना चाहता, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा इंडिया के मैप पर। इंडिया के मैप पर आप मान के चलिए कि बंगाल से एक रूट जाता था। अब ये मान लीजिए गंगा यमुना है, तो ये मथुरा है, और ये रूट तुम यहां देख रहे हो, ये है लाहौर, और ये है सियालकोट, और ये है तक्षशिला, यह है तक्षशिला, और ये है पेशावर, यह है पेशावर, और ये है बैक्टीरिया मध्य एशिया में, मान लीजिए। तो ऐसे ही रूट जाता था, ऐसे यहां तक जुड़ा हुआ था ये रूट। और
एक रूट क्या था कि ऐसे गंगा यमुना क्रॉस किया, क्रॉस करके जाके पाटलिपुत्र, बनारस पाटलिपुत्र होते हुए जाके बंगाल के बंदरगाह से जुड़ता था। और मथुरा से एक रूट ऐसे उज्जैन चला आता था, और उज्जैन से रूट है भरूच बंदरगाह गुजरात पर चला जाता था। तो गुजरात वाला जो ये पार्ट था, यहां से सीधे सी रूट से, यानी ये सागर से होकर, समुद्र से होकर वो सीधे रास्ता चला जाता था, और समुद्र से होकर ये या तो फारस की खाड़ी में जाएगा, या पीछे लाल सागर से होकर निकलेगा और थोड़ा लैंड रूट क्रॉस करके भूमध्य सागर और रोम पहुंच जाएगा। तो एक ही रास्ता बचता था अब कि चाइना से भूमि मार्ग से इंडिया की तरफ डाइवर्ट करो, इंडिया से सी रूट पकड़ के लाल सागर में जाओ, और लाल सागर से भूमध्य सागर की तरफ बढ़ो। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, कभी काम आ जाएगा। उस समय रोमन साम्राज्य और चीन के व्यापार को चलाने के लिए, रेशम मार्ग को चलाने के लिए चीन को भारत की सहायता की जरूरत पड़ती थी। बिना भारत की सहायता के चीनी वस्तुएं पश्चिम नहीं जा पाती थी। अभी क्या है कि चीन रेशम मार्ग को फिर पुनर्जीवित कर रहा है। सिल्क रूट, आप लोगों ने न्यू सिल्क रूट का नाम आपने सुना होगा। तो चाइना ऑलवेज ट्राइंग टू रिवाइव द न्यू सिल्क रूट। तो चाइना इस बात पर ज्यादा ऑब्सेस्ड या कंसर्न ये है कि चीन को जब भी रेशम मार्ग चलाना हुआ है तो इंडिया की सहायता की जरूरत हुई, और इस बार भी इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों में राइवलरी है। तो चाइना बार बार बेचैन है कि इंडिया को BRI, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसको डर यह है कि शायद बिना इंडिया के हम इसको नहीं चला पाएंगे। ये तो एक पहलू हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं आगे। तो ये तो हुआ आर्थिक, आपने देखा होगा, मैंने अभी आर्थिक आपको बताया। अब थोड़ा उसी पर जैसे मैंने जो बताया है, तो आर्थिक के बाद थोड़ा सामाजिक भी देखिए। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बताया, तो सामाजिक अर्थव्यवस्था था। तो ये तो अर्थव्यवस्था था। अब यहां से ये तो रेशम मार्ग, यहीं से बाजार। हाँ। अब देखो, समाज में कोई विशेष नहीं है। मैं चूंकि यूरोप के समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारे महाद्वीप के समाज तो अलग अलग है। यूरोप में मुख्य रूप से जो विभाजन है वो दास है और दास के स्वामी है, दास प्लस स्वामी, यही दो में समाज का विभाजन है। इसमें कोई खास नहीं है। अब मैं दुनिया के धर्म के बारे में आपको परिचय कराऊं, क्योंकि संस्कृति मैंने कहा है, आपने मैटर में भी देखा होगा। तो धर्म में पहले भारत ही आते हैं। तो चलिए मैं एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बताऊं कि भारत में पहले ब्राह्मण पंथ था। लेकिन ब्राह्मण पंथ में क्या था कि यज्ञ और धार्मिक आडंबर या धार्मिक अनुष्ठान पर ज्यादा बल दिया जाता था। तो इसके प्रतिक्रिया में जैन, बौद्ध एवं जैन जैसे पंथ शुरू हुए, बौद्ध एवं जैन पंथ। और बौद्ध एवं जैन पंथ में, जैन पंथ तो इंडिया के अंदर ही रहा, चूंकि इतना क्लिष्ट था कि उसका प्रसार नहीं हो पाया। और ब्राह्मण पंथ में भी कहीं ना कहीं एक संकीर्णता थी। लेकिन बौद्ध पंथ एक विश्व धर्म बन गया, क्योंकि उसका प्रसार एशिया में हुआ, चाइना तक बौद्ध पंथ पहुंच गया, चाइना तक। तो बौद्ध पंथ क्यों विश्व धर्म बना, तो कई कारण थे इसके। और जैसे अब बौद्ध संघ के माध्यम से प्रसार हुआ, बौद्ध शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रसार हुआ। कुछ शासक थे जैसे अशोक, और अशोक के बाद कनिष्क, तो उसने भी बौद्ध पंथ के प्रसार के लिए काम किया। बट माय स्टूडेंट्स, इरफान हबीब ने एक बड़ा ही दिलचस्प बात कही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बौद्ध पंथ का दुनिया में प्रसार होने की वजह थी, ये सब मैं एंशिएंट में बताऊंगा, यहां पर मैं जस्ट चर्चा कर रहा हूं। उनका कहना है कि बौद्ध पंथ का दुनिया में प्रसार होने का एक महत्वपूर्ण कारण था, इरफान हबीब ने कहा कि बौद्धों ने ऐसे 4 महत्वपूर्ण विषय को चुने, दुनिया के ऐसे 4 थीम को बौद्धों ने चुने जो सार्वदेशिक और सार्वकालिक था। सार्वदेशिक और सार्वकालिक का मतलब है कि दुनिया में उसे चारों तरफ, दुनिया में उसकी खोज, या दुनिया के सारे लोग उन 4 थीम से आकर्षित थे। क्या? तो बौद्धों का पहला दर्शन था दुखवाद, सर्वम दुखम, चारों तरफ दुख ही दुख है। तो जितने लोग अपने दिल टटोलोगे हम आप कि क्या हम दुखी हैं, तो अंदर से आवाज आएगी हाँ हम दुखी हैं, क्योंकि हर आदमी अंदर से दुखी होता है। वह जो चाहता है वो हो नहीं पाता है, तो अंदर से हर इंसान दुखी होता है। तो अगर कोई अपने आप से प्रश्न करे क्या मैं दुखी हूं, तो अंदर से आवाज आएगी ये तुम दुखी हो। तो एक तो बौद्धों का दुखवाद, चाइनीज हो, तिब्बती हो, जैपनीज हो, सब अपने को दुखी महसूस कर रहे थे, तो दुख। दूसरा है मृत्यु,
उसने दूसरा थीम मृत्यु को उठाया, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। तीसरा उठाया बुढ़ापा, बीमारी, मतलब बीमारी ग्रस्त व्यक्ति, तो बीमारी से भी सभी डरते हैं, और बुढ़ापा, बुढ़ापा से भी सभी डर, मतलब अभी तो आप लोग यंग हो तो आपको नहीं समझ में आता, हम लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा कि ऐसा ना हो कि बूढ़े हो जाए, तो उससे बचना चाहते हैं। तो बेसिकली ये 4 ऐसे थीम थे जो पूरी दुनिया में हिट कर गए, इसलिए बौद्ध पंथ हो गया विश्व धर्म। तो एक तो मैंने बताया कि भारत में ये चल रहा था। उसके बाद चीन में देखते हो, चीन में आपको देखने को मिलेगा कन्फ्यूशियसवाद, जो आपने पढ़ा होगा, कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद। ताओवाद, अब देखो ये क्या है, चाइना में 2 प्रमुख चिंतक हुए, और ये जो दोनों चिंतक हैं, ये दोनों चिंतक बेसिकली 6ठी सदी ईसा पूर्व में आए। एक थे कन्फ्यूशियस, जो बुद्ध के ही समकालीन थे, और दूसरा थे लाओत्से। तो लाओत्से ने ताओवाद को जन्म दिया। अब दोनों में फर्क क्या है? जो लाओत्से का ताओवाद है उन लोगों के नैसर्गिक, माने एक स्वाभाविक, मतलब आपके स्वाभाविक प्रकृति पर बल देता है, मतलब सहजता पर बल देता है कि प्रकृति में जाओ, एंजॉय करो, मतलब एक सहजता से जियो, मतलब जो आपका अंतरात्मा कहे, जो सहजता से वो जियो। तो ताओवाद तो बहुत, मतलब चाइनीज लोगों के बारे में कहा जाता है कि चाइनीज लोग जब, क्योंकि वहां पर चाइना में तो आप देखोगे दूसरे तरह का कल्चर है, उसको मंडारिन कल्चर कहते हैं। मंडारिन का मतलब ब्यूरोक्रेसी। चाइना में तो देखो एक चीज रही ना, प्रतियोगिता परीक्षा रही है, तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी रही है। तो इन चाइना यू जस्ट कम टू रियलाइज दैट कि इन चाइना देयर इज अ लॉन्ग कल्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, वहां पर ब्यूरोक्रेसी का कल्चर है। तो वो तो शुरू से रहा है। तो कहा जाता है चाइना में कि जब एक अधिकारी अपने पद पर होता है तो कन्फ्यूशियसवादी होता है, और जब वो अधिकारी रिटायर्ड हो जाता है तो ताओवादी बन जाता है, क्योंकि उसको पेंटिंग करेगा, प्रकृति को आनंद करेगा, म्यूजिक सुनेगा, ये सब रिटायरमेंट के बाद। कन्फ्यूशियस है वो महज एक धार्मिक गुरु नहीं है। कन्फ्यूशियस एक, मतलब सामाजिक चिंतक है, वो बहुत बड़ा डिसिप्लिनेरियन है। एक्चुअली देखो, कन्फ्यूशियस जिस समय आया था, हान साम्राज्य से पहले आया था वो। हान साम्राज्य तो बहुत बाद में आया, 2री सदी ईसा पूर्व में, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में आया था। उस समय चीन बहुत राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति से गुजर रहा था, मतलब उसके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन हो रहा था। तो कन्फ्यूशियस का मेन एजेंडा है चीन में व्यवस्था लाओ, और व्यवस्था तभी आएगा जब लोगों में अनुशासन होगा। तो कन्फ्यूशियस ने क्या कहा है? कहा है कि माता पिता और गुरु का आदर करिए, बड़ों का आदेश मानिए, पदानुक्रम को फॉलो करिए, माने सुपीरियर को सम्मान करिए। मतलब उसने कभी लोगों के मन में रेवोल्यूशन आने देने की बात नहीं की। उसने कहा कि समाज में जो स्तरीकरण है, स्तर भेद है, उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो रहेगा, उसको एक करने का विचार। तो एक कहीं ना कहीं से तुम देखोगे तो उसने पदानुक्रम को स्वीकार किया है, उसने सुपीरियर इंफीरियर को स्वीकार किया है, उसने अनुशासन को स्वीकार किया है, उसने बड़ों के द्वारा छोटे को दिए गए आदेश को आंख मूंद कर मानने की बात की है। तो कहीं ना कहीं उस चाइना में ऑर्डर लाना चाहता है। तो मैं स्टूडेंट्स, कन्फ्यूशियसवाद चीन की चेतना में, देखो कोई भी जो समाज होता है उसकी चेतना में कोई ना कोई विचारधारा घुस जाती है। जैसे हम भारतीयों की चेतना में कौन सी विचारधारा है? तो कहीं ना कहीं हम लोगों के चेतना में कर्म और पुनर्जन्म की विचारधारा है, और यह विचारधारा कुछ लोग कहते हैं हमें भाग्यवादी बना देती है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें सहनशील बनाती है, हमें धैर्य देती है, हमें धैर्य और सहनशीलता देती है। धैर्य इसलिए कि भाई प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है तो कोई बात नहीं है, कर्म का तकाजा है, फिर ईश्वर हमें कुछ अच्छा करेंगे। तो मतलब यह है कि कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा धैर्य भी देती है, सहनशीलता भी देती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें भाग्यवादी भी बनाती है। तो कन्फ्यूशियसवाद है वो चीनी लोगों की चेतना में है, वहां पर अनुशासन को बड़ा महत्व दिया जाता है। इसलिए तुम देखोगे कि चीन में जब साम्यवाद भी आया तो चीनी साम्यवाद दुनिया के साम्यवाद से अलग हो गया, उसकी पहचान ही अलग हो गई। वह जो चीनी साम्यवाद है वो साम्यवाद मतलब इसीलिए तुम देखोगे कि दुनिया में हर जगह साम्यवाद मिट गया, चाइना में अभी भी, क्योंकि चाइना में लोगों को विद्रोही प्रवृत्ति नहीं पनपने दिया। लोगों में चाइना में विद्रोही प्रवृत्ति नहीं पनपने दिया, माने आदेश मानो, पदानुक्रम मानो,
स्तर भेद को स्वीकार करो, तो कहीं ना कहीं इट डिडंट प्रेफर टू इनकलकेट ए स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द सुपीरियर्स। ये चीन का एक खासियत है। तो ये हुआ चीन। अब इसके बाद हम आते हैं ईरान। तो ईरान में आता है जरथुष्ट्र पंथ। ईरान में आता है जरथुष्ट्र पंथ, अब ये जरथुष्ट्र पंथ क्या है? तो इसको कहते हैं, इसके लिए दूसरा टर्म आता है जोरोस्ट्रियनिज्म, जोरोस्ट्रियनवाद, और इसी से निकला है पारसी। और ये ईरान में कहाँ आया है? ये अखमीनी साम्राज्य है। यहाँ पर एक ईरान में चिंतक हुए थे, वो चिंतक का क्या है नाम? नाम था जरथुष्ट्र, उनका नाम है। और उन्होंने जो पंथ चलाया वो पंथ का नाम है जरथुष्ट्र पंथ। इसने कहा कि हमेशा इस संसार में प्रकाश एवं अंधकार की शक्ति के बीच संघर्ष होता है। प्रकाश एवं अंधकार की शक्ति के बीच इसका मानना है कि हमेशा एक संघर्ष होता रहता है और अंत में जीत प्रकाश की शक्ति की होती है। तो इसने ईश्वर को प्रकाश की शक्ति का प्रतीक कहा। इसलिए तुम देखोगे कि जरथुष्ट्र पंथ में अग्नि पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। और यही जरथुष्ट्र पंथ के जो फॉलोअर्स हैं, ये फॉलोअर्स पारसी कहलाए, बाद में भारत में भी आए। तो मैं स्टूडेंट्स, अब ये पंथ पश्चिम एशिया में आया और इसको देखो, अब जैसे हान साम्राज्य ने कन्फ्यूशियसवाद को संरक्षण दिया, तो जो अखमीनी साम्राज्य था, डेरियस का साम्राज्य, उसने जरथुष्ट्र पंथ को अपना राजधानी बनाया। देखो उस समय को जितने भी साम्राज्य होते थे, आपको तो याद, अभी तो मैंने एंशिएंट नहीं पढ़ा है, लेकिन आप लोग अपने स्तर से जानते होंगे कि अशोक ने क्या किया। अशोक ने बेसिकली बौद्ध पंथ को संरक्षण दिया। तो उस समय जो कोई भी बड़ा साम्राज्य होता था, वो अपने प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेता था, क्योंकि धर्म के सहारा लेने से उसका एक फायदा हो जाता था। वो धर्म का उपयोग जोड़ने वाली शक्ति के रूप में करता था, जोड़ने वाली सामग्री के रूप में करता था। तो हमेशा कोई न कोई इस तरह का जो साम्राज्य होता था, वो धर्म का सहारा अवश्य लेता था। तो जरथुष्ट्र पंथ ने अपने साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए, अखमीनी साम्राज्य ने अपने साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए जरथुष्ट्र पंथ को लिया, और उसी तरह से अशोक महान ने बौद्ध पंथ को ले लिया, और रोमन साम्राज्य आगे, रोमन साम्राज्य ईसाई पंथ को लेगा। उसकी चर्चा हम करेंगे। अब नेक्स्ट वन देखिए, ईरान के बाद कहां करें? पश्चिम एशिया में ही पहले करते हैं। देखो पश्चिम एशिया में सबसे पहले आपको यहां पर मिलता है, उसको जुडाइज्म कहते हैं, यहूदीवाद, जुडाइज्म, यहूदी पंथ। तो देखो एक्चुअली मैं एक चीज आपको बताऊंगा, आगे इस्लाम की चर्चा आगे करूंगा, कि पहले यहूदी पंथ, फिर ईसाई पंथ, और फिर इस्लाम पंथ। ये तीनों एक ही ट्रेडिशन से है, उसको अब्राहमी पंथ कहते हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा। जैसे अब यहूदियों का पहला जो पैगंबर हुए अब्राहम, तो अब्राहम ने यहूदियों को, यहूदी पहले मेसोपोटामिया, जैसे वर्तमान इराक जहां आप देख रहे हो, वर्तमान इराक में पहले यहूदी लोग रहते थे। तो यहूदी लोगों को इराक से, जैसे यहूदी लोग हैं, तो यहूदी लोगों को इराक से फिलिस्तीनी क्षेत्र में, फिलिस्तीनी पश्चिम एशिया में क्षेत्र है, तो उनको इराक से फिलिस्तीनी क्षेत्र में जो लाने का कार्य किया है, वह कार्य किया है अब्राहम ने। देखो 8वीं सदी से पूर्व में अब्राहम उसको मेसोपोटामिया से फिलिस्तीनी क्षेत्र में, अभी जैसे फिलिस्तीनी इजराइल जहां देख रहे हो ना पश्चिम एशिया में, वहीं पर लाए। तो वहां पर पहले यहूदी बस गए। अब क्या हुआ, कुछ समय आगे तक रोमन साम्राज्य ने उस पर कब्जा कर लिया, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर रोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया।
तो रोमन साम्राज्य का यहूदियों से तनाव शुरू हो गया। अब तनाव क्यों शुरू हुआ, एक एक तुम देखोगे, एक दिलीप कुमार की पिक्चर है, तुम लोगों की पीढ़ी उस पिक्चर को क्यों देखेगी मैं समझ पा रहा हूं। उसका फिल्म का ही नाम है यहूदी। उस यहूदी फिल्म में दिखाता है कि रोमन लोग यहूदी से कितनी नफरत करते थे। अब यहूदियों का विडंबना ही यही रही कि दुनिया में जहां गए शुरू में उनको नफरत का शिकार होना पड़ा। अब क्यों होना पड़ा उसकी भी कहानी बता देता हूं। वो जहां भी गए बेचारे नफरत के शिकार हुए, क्योंकि उसकी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल यह जान लीजिए, जब अब्राहम जब आए तो अब्राहम के विषय में कहा जाता है जो पैगंबर थे, वो पैगंबर आए तो उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने याहवे याहवे कहते हैं एक गॉड को, याहवे याहवे की उपासना पर बल दिया। और एक गॉड माने एकमात्र ईश्वर याहवे की उपासना पर बल दिया। और यहूदी पंथ की विशेषता थी एकेश्वरवाद। देखो, भारत में तो एकेश्वरवाद का तत्व आपको सबसे पहले उपनिषद के चिंतन में ही दिखाई देता है। उपनिषद में ही एकेश्वरवाद आया। लेकिन पश्चिम में जो एकेश्वरवाद है, वो पश्चिम में एकेश्वरवाद का पहली अभिव्यक्ति यहूदी पंथ में ही दिखती है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है, देखो ध्यान कर लेना, एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर और निराकार ईश्वर। निराकार ईश्वर का मतलब है कि उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो ईश्वर शेपलेस है, उसको निराकार ईश्वर बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड निराकार ईश्वर, शेपलेस गॉड। तो जहां कहीं भी माय स्टूडेंट्स एकेश्वरवाद होगा वहां धर्म सुधार होगा, क्योंकि वो एकेश्वरवादी जो होंगे वो मूर्ति पूजा नहीं पसंद करेंगे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे। मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे तो मंदिर के विरोधी हो जाएंगे। तो यहूदी पंथ में मूर्ति पूजा की आलोचना थी, क्योंकि एक ईश्वर और निराकार ईश्वर, मतलब उसको इंसान के रूप में ईश्वर को नहीं पूजते, वो एक तरह समझो तो शेपलेस बिना आकार के ईश्वर को पूजते हैं। ऐसा बहुत सारे पंथों में, ईसाई में भी है, इस्लाम में भी है। तो इसलिए तुम देखोगे कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अब देखो, मैंने आपको अपने मैटर में दिया और आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में जो धर्म है उसको तो उसका वहां शायद मैंने यूज नहीं किया उस टर्म का, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि जो उनके लिए जो धर्म है, उस धर्म के लिए एक बड़ा दूसरा नाम आता है पेगन। पेगन धर्म, पेगन धर्म इसलिए पेगन कहते हैं नॉट क्रिश्चियन, मतलब वो क्या था कि वो अलग अलग देवता, जैसे आप रोम एंशियंट ग्रीस में जाओगे तो खेत जोतने वाले देवता अलग, मदिरा के देवता अलग, तो अलग अलग देवता की परिकल्पना करते हैं। और सबसे बढ़कर जैसे हमारे यहाँ वैदिक काल में तुम देखते हो कि सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, उसी तरह देवता की परिकल्पना वो भी करते हैं। फर्क यह है, हमारे वैदिक काल में जो ईश्वर है वो ईश्वर का कोई आकार नहीं था। हम लोग मतलब बहुदेववाद था, अनेक देवताओं को पूजते थे, लेकिन मानव रूप में नहीं पूजते थे वैदिक काल में। लेकिन एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम में देवताओं को मानव रूप में पूजा जाता था, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। मैंने आपको बताया कि गांधार कला में जो आप मानव मूर्तियां देखते हो, ये मूर्तियां कहां का रेप्लिका है, मूर्तियां वहीं से तो आई है। मतलब गांधार कला जो आई है वो पश्चिम से ही आई है, जो मूर्तियों का आकार देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा तो वहां एंशियंट ग्रीस एंशियंट रोम में थी। और फिर जब रोमन साम्राज्य बना तो रोमन इंपेरियर ने बड़ी चालाकी से देवता के में अपनी मूर्तियां भी मिला दी, और रोमन जो सम्राट थे वो अपनी मूर्तियां पूजवाते थे, लोगों को उकसाते थे कि मुझे पूजा करो, हम देवता हैं। तो रोमन लोग देवता होने का क्लेम करते थे कि हम खुद ईश्वर हैं। अब आ जाइए इस पॉइंट पर। मैंने आपको बताया कि जब यहूदी लोगों फिलिस्तीनी क्षेत्र में बसे और रोमन साम्राज्य ने जब फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद फिर उसने यहूदियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। क्योंकि यहूदियों को इसलिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया क्योंकि यहूदी तो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और रोमन साम्राज्य अपनी मूर्तियां ही की पूजा करवाते थे। तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो क्लैश करने लगा। तो जब यहूदियों को प्रताड़ित किया तो बेचारे जान बचाकर बहुत सारे यहूदी यहां से मिस्र चले गए और मिस्र में सेटल हुए। लेकिन मिस्र का जो शासक था उसने फिर यहूदियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि अब यहूदियों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। तो फिर एक दूसरा वहां धर्म सुधारक आए या एक दूसरा उनका गुरु बने और उनका नाम था मूसा। आपने सुना होगा, एक तो ये तो हुए अब्राहम और अब्राहम के बाद आए मूसा।
तो जो मूसा थे उन्होंने फिर एक बार यहूदियों को मिस्र से उठाया और फिर एक बार फिलिस्तीनी क्षेत्र में लाया। लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्र में इतना परसिक्यूशन हुआ कि अंत में इधर उधर भागने लगे। उसी सिलसिले में मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे यहूदी इधर उधर भागते हुए बहुत सारे देशों में जाकर सेटल कर, जैसे यूरोप में चले गए तो यूरोप के बहुत सारे देश में चले गए। तो यहूदी लोग पूरी दुनिया में मतलब में फैलने लगे। कुछ यहूदी भारत भी आए थे उसी समय। तो जब यहूदी लोग पूरी दुनिया में फैलने लगे तो उसी क्रम में क्या हुआ कि यहूदी लोग बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यहूदी लोग के प्रति लोग इतने नफरत का भाव क्यों रखते थे। तो यहूदी लोग एक्चुअली बेसिकली बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, तो बड़े सफल बिजनेसमैन थे। तो जब वो जहां भी जाते थे वहां के जो ओरिजिनल या वहां की जो मौलिक बिजनेस क्लास है उसको बिजनेस से निकाल देते थे। तो वहां से जब उनको व्यवसाय से निकाल देते थे तो बाकी लोग अपने आप को बड़ा ठगा हुआ सा महसूस करते थे। वो यहूदियों के विरोधी बन जाते। उनको लगता था कि भाई हमारा बिजनेस खराब हो रहा है, तो हमारा बिजनेस खराब हो रहा है। तो अपनी सरकारों पर दबाव डालते थे, अपनी सरकार पर, कि आप यहूदियों को परेशान करिए या उनको। तो बेचारे यहूदियों को बड़ा परेशान किया जाता था हर जगह। अब देखो, जैसे एक प्ले तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा शेक्सपियर का, मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस का व्यापारी, पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो हम लोग को पढ़ना था शायद इंटर में या किसी क्लास में, स्टोरी के रूप में। हम लोग को प्ले के रूप में नहीं पढ़ना था, स्टोरी के रूप में। तो उसमें क्या है कि वो डार्क कॉमेडी है उसका। तो उसमें एक साइलॉक है यहूदी, वही यहूदी व्यापारी दिखा, मतलब यहूदी महाजन दिखाता है, मनी लेंडर। और एक कोई क्रिश्चियन कोई व्यापारी है, तो उससे लोन लिया है। तो लोन में एक क्लॉज लिखवाया है कि तुम अगर अमुक तिथि को नहीं देते हो पैसा तो तुम्हारा 1 पाउंड मांस ले लिया जाएगा, मतलब मांस, आपका फ्लेश है बॉडी का, वो काट लिया जाएगा। अब ये शर्त थी, वो बेचारा पैसा पेड नहीं कर सका। तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसको 1 पाउंड फ्लैश देना था, और फ्लैश में कहां से 1 पाउंड लेना है वो भी वही तय करेगा व्यापारी। अब बताओ वही महाजन जो मनी लेंडर है तय करेगा। अब बताइए उस लोनी को, जो लोन लेने वाला है, उसका क्या हाल हुआ होगा कि भाई अब मेरी जान कैसे बचेगी। परंतु उसी समय किसी एक वीटी आदमी था, वीटी का मतलब है कि मेंटली बहुत, मतलब कुशाग्र बुद्धि का, एक बीच में कोई मीडिएटर आया और उसने तय करके बताया, ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट में फ्लेश तो है, मांस तो आप निकाल सकते हो, परंतु उसमें ब्लड एक बूंद का भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ब्लड नहीं है। अगर एक बूंद भी ब्लड आ गया तो फिर आपके शरीर से 2 पाउंड मांस निकाला जाएगा। तो बच गया वो, क्योंकि फिर बात ही समाप्त हो गई। तो खैर एक कहानी ये बताता है कि शेक्सपियर को भी यहूदियों से घृणा थी कहीं नहीं। दिस वॉज जनरल क्रिश्चियन हेटेड फॉर ज्यूज। केवल व्यापारी इसका कारण नहीं था, इसका एक और भी कारण था। ईसा मसीह, में आगे बताऊंगा, ईसा मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ और उनको जो सूली पर चढ़ाया गया, तो उसको उसमें पकड़ने में कुछ यहूदियों का हाथ था। तो इस बात से क्रिश्चियन लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ बात बैठ गई। तो बेचारे यहूदी जहां गए उनको प्रताड़ना मिली। और विशेषकर जब जर्मनी, अच्छा तब 19वीं सेंचुरी के एंड में यहूदियों ने अपना एक डायस्पोरा क्लास विकसित किया। डायस्पोरा का मतलब है कि उनका एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बन गया, और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में वो प्रत्येक वर्ष जमा होने लगे। और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अब वो मांग करने लगे कि हमें एक अलग राज्य मिले, और यही इसका परिणाम है। फिलिस्तीनी क्षेत्र में उन्होंने राज्य बनाने की बात की। अब ये भविष्य पर आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे ब्रिटिश की सहमति से फिलिस्तीनी क्षेत्र में यहूदियों को बसाया गया, और फिर क्यों ब्रिटिश ने बसाया, ब्रिटिश के इसके पीछे ब्रिटिश का क्या स्वार्थ था, और इसमें किस तरह से ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों ने वहां के अरब लोगों को धोखा दिया। और इस कारण से आज भी फिलिस्तीनी और इजराइल का प्रॉब्लम एक ज्वलन समस्या विश्व का है। लेकिन घबराइए मत, आपको तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी भी मैं साथ साथ करवाता जाऊंगा। तो जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आऊंगा तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट कर दूंगा। तो ये तो तत्काल मैंने आपको बताया कि भाई ये है। अब इसी से जुड़ी हुई मुद्दा आता है क्रिश्चियनिटी का, क्योंकि जैसे देखो ये यहूदी है, तो यहूदी का अगला स्टेप अब यहीं से ईसाई पंथ का विकास होगा। ईसाई पंथ भी उसी अब्राहमी परंपरा से है, क्योंकि पहला पैगंबर अगर अब्राहम है तो दूसरा पैगंबर ईसा मसीह है। ईसा मसीह का जन्म
ईसा मसीह का जन्म आप देखोगे तो पश्चिमी एशिया में एक जगह है, उस जगह का नाम था बेथेलम। जैसे वो जगह है पश्चिम एशिया में, और उस जगह का नाम था बेथेलम, मतलब तो उसी बेथेलम में उनका, यहां पर तो वो पॉइंट इंडिकेट नहीं कर रहा जो मैं आपको दिखा दूं, तो जो बेथेलम है वो बेथेलम में ईसा मसीह पैदा हुए थे और 29 वर्ष की अवस्था में वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वहां से निकल गए, और ज्ञान प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की अवस्था में निकलकर और तब चले गए वो मरुस्थल में। क्योंकि यहाँ पर तो ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वहां तो जंगल थे नहीं, वो जहाँ पर फिलिस्तीनी क्षेत्र में पैदा हुए थे, फिलिस्तीनी ही थे और फिलिस्तीनी क्षेत्र में पैदा हुए थे और यहूदी परिवार में ही, माने यहूदियों से ही जुड़े हुए थे। और जब वो गए डेजर्ट में, मतलब वो मरुभूमि में गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया और फिर लोगों के बीच अपना धर्म फैलाने लगे। ईसाई पंथ भी यहूदी पंथ की तरह एकेश्वरवादी ही था, इसका बल भी एक ईश्वर और निराकार ईश्वर पर था। तो जिसी समय ईसाई पंथ की लोकप्रियता बढ़ने लगी और बढ़ने लगी धीरे धीरे, और सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने साईं बाबा की कहानी सुनी होगी, उनको गरीबों का देवता कहा जाता है, तो ईसा मसीह भी एक तरीके से गरीबों के देवता थे। वो गरीबों के बीच रहते थे, उन्हीं के बीच उन्हीं के बीच खुश होते थे, उन्हीं के बीच अपना समय गुजारते थे। तो रोमन साम्राज्य को डाउट हो गया कि शायद ये हमारे अगेंस्ट में विद्रोह फैलाना चाहता है, उसको डाउट ये हो गया। तो रोमन साम्राज्य ने उनको दंडित करने का निर्णय लिया, और रोमन इंपेरर तो स्वयं उस समय नहीं मतलब एक्टिव हुआ, लेकिन उसका एक पिलोटियस मिलेट करके एक जूडिया, उसका एक प्रांत था रोमन साम्राज्य का, उसका नाम था जूडिया। तो जूडिया प्रांत का, जैसे आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा होगी कि भाई बचपन से ही सुनते होंगे, हम लोग भी पहले सुनते थे तो आश्चर्य में पड़ते थे कि भाई ईसा मसीह एक इस तरह के धार्मिक गुरु थे, और ईसा मसीह को आखिर सूली पर किसने चढ़ा दिया? क्योंकि सूली पर चढ़ाना इस तरह के मतलब धार्मिक, और मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं स्वयं यूरोप में, जब मैं रोम में, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब मैं रोम में वेटिकन सिटी गया, और वेटिकन सिटी में जब मैंने वहां पर पीटर है आगे का संत हुए हैं, तो पीटर का बेसिलिका है, तो पीटर के बेसिलिका में जब मैं गया, बड़ा भव्य बना हुआ है। वहीं पर कभी कभी आप लोग टीवी में देखते होंगे, पोप खड़ा होकर घोषणा करता है, क्रिसमस के दिन आप देखते होंगे वही पीटर्स बेसिलिका का रूफ टॉप दिखाता है जहां से पोप एड्रेस करता है। पोप की तो वेटिकन सिटी ही उसका एक तो पृथक स्टेट का ही दर्जा मिल गया हुआ है, तो वहां से वो एड्रेस करता है, तो जो पोप है वो बेसिकली वही जो बेसिलिका में मैं गया, तो वहां पर उसकी माता जो है मरियम सो इस तरह से मतलब डेड बॉडी लेके जीसस क्राइस्ट का जो क्राई कर रही है, वो जो दृश्य है वो हृदय विदारक दृश्य है। तो मतलब बचपन में जो हम लोग थे, जब इस हिस्ट्री कम जानते थे, तब की बात है जब क्लास 4th 5th में थे और वर्ल्ड हिस्ट्री तब नहीं पढ़ा हुआ था, तो दिमाग में आता था कि यार ये ईसा मसीह को किसने सूली पर चढ़ा दिया, क्यों चढ़ा दिया, आखिर ईसा मसीह से किसको बैर हो सकता है? वो तो धार्मिक गुरु थे। ये वैर था रोमन साम्राज्य को। रोमन साम्राज्य से दो कारणों से वैर हो गया। एक तो उसने यह देखा कि ये मूर्ति पूजा का विरोधी है, क्योंकि वो एकेश्वरवाद की बात करते थे, रोमन शासक अपनी मूर्तियां पूजवाते थे। और दूसरा उसने एक यह भी चीज देखी कि भाई ये तो कॉमन पीपल के बीच जाता है, अरे तो हमारे आगे रिवोल्ट फैला रहा है, विद्रोह भड़काने की कोशिश कर रहा। इसी पर जूडिया के गवर्नर ने उनको सूली पर चढ़ा दिया और उनको पकड़कर लाने में कुछ यहूदियों का भी हाथ था। आप कहो क्यों? तो यहूदियों में पुरोहितों का एक वर्ग आ चुका था, और आप जानते हो कि माने भले मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिर नहीं था, हम मंदिर नहीं, लेकिन सिनोगॉग तो था ही मंदिर की तरह, मतलब उसमें मूर्ति नहीं होती थी, लेकिन सिनोगॉग टाइप की चीज तो होती ही थी। सिनोगॉग का मतलब है कि टेम्पल नुमा ही थी, लेकिन उसमें निराकार। कभी कभी तुम देखोगे पारसियों में जैसे जाओगे या क्रिश्चियंस में जाओगे तो अब देखते हो गिरजाघर है, चर्च है, लेकिन चर्च में आपको उतर संयोग से जीसस क्राइस्ट हैं तो उनको सूली पर चढ़ने का दृश्य है, तो वो है, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो तो उनको पैगंबर है। वो आप इस्लाम, आप मस्जिद में जाओगे तो वहां पर कोई मूर्तियां नहीं मिलेगी, तो उसी प्रकार से, लेकिन है तो मस्जिद, तो तुम टेम्पल की ही तरह है, भले ही मूर्ति नहीं हो। तो उसी प्रकार से सिनोगॉग में मूर्ति नहीं है, लेकिन टेम्पल तो है।
परंतु एक पृष्ठ क्लास में वहां आ गया। तो पृष्ठ क्लास जो पुरोहित वर्ग था तो उससे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, निहित स्वार्थ था। तो इस तरह के जो पुरोहित वर्ग जब निहित स्वार्थ आ जाता है तो उसको अपनी स्थिति से डर लगने लगता है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया धार्मिक गुरु खड़ा हो जाए तो मेरी दुकान बंद हो जाए। तो वैसे लोग डर जाते हैं। तो वैसे ही कुछ डरे हुए जो यहूदी पुरोहित थे उन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को पकड़ लिया और ले जाकर उसको पिलाटस मिलेट के सामने रख दिया और पिलाटस मिलेट ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। तो इसीलिए अभी तक कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस के मन में है कि कुछ यहूदियों ने ही उनको मरवाया था। और शुरू शुरू में तो ईसाई पंथ को भी यहूदी ही समझा गया, उससे अलग नहीं। लेकिन ईसा मसीह के मतलब क्रूसिफिकेशन के बाद, उनकी क्रूसिफिकेशन के बाद तब कहीं एक शताब्दी के बाद ईसाई पंथ का एक अलग अस्तित्व माना गया और फिर एक धार्मिक पंथ के रूप में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शुरू शुरू में तो रोमन साम्राज्य, अब यहां पर अच्छा उसके बाद इतना ही नहीं, एक रोमन किंग था, उसका नाम था, रोमन सम्राट था, उसका नाम था नीरो। मतलब एक कहावत प्रचलित है नीरो के बारे में कि जब रोम में आग लगी हुई थी तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो ये स्टेटमेंट और ये कहावत मैंने बहुत पहले से सुनी थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यह कहावत सही है। और मुझे लगा कि प्रोवर्ब है। और जब मैं रोम गया तो वास्तव में गाइड ने उस जगह को भी दिखाया, एक टूटा फूटा पैलेस था कि वहां जहां पर मतलब वो खुदाई हुई है रोमन का, जहां पर पैलेस था एंशिएंट रोम का, तो वहां पर उसने दिखाया कि यही जगह है जहां पर नीरो बैठ के बांसुरी बजा रहा था, वही नीरो था। एक और ईसाई संत थे, उन ईसाई संत का नाम था पीटर। पीटर को मृत्यु दंड दे दिया नीरो ने। तो पहले तो ईसाई पंथ के प्रति रोमन साम्राज्य का दृष्टिकोण बड़ा कठोर रहा। और इसी में मैं अशोका से तुलना करना चाहूंगा कि देखो, अब ईसाई पंथ एक पॉपुलर सेक्ट था, बौद्ध पंथ भी पॉपुलर सेक्ट था, लेकिन अशोक की इसमें सफलता यह थी कि अशोक ने उस पॉपुलर पंथ, उस लोकप्रिय धार्मिक पंथ के स्वरूप को समझा और उसे राजधर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। और दूसरी तरफ जो रोमन साम्राज्य है, रोमन साम्राज्य की विफलता यह रही शुरू में उसने ईसाई पंथ के लोकप्रिय स्वरूप को नहीं समझा। लेकिन हाँ, पहली सदी में रोम में एक शासक हुआ जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई पंथ को स्वीकृति दी और फिर ईसाई पंथ को रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना लिया गया। तो आगे चलकर ईसाई पंथ रोमन साम्राज्य का राजधर्म बन गया। एंशिएंट वर्ल्ड में मुझे इतनी बातें बतानी थी। अब चलना है मेडिवल वर्ल्ड में। अंकुर, माय स्टूडेंट्स, आस्क माय स्टूडेंट्स। अब मेरे स्टूडेंट्स, अब आप लोग बताइए कि आर यू ओके? आप समझ चुके हैं? मैटर तो मैंने पहले ही दिया है। आप लोगों को 2 बार मैटर पढ़ना है। एक बार मैटर पढ़ के क्लास में आना है और दूसरी बार क्लास फिनिश करके मैटर पढ़ना है। और आप लोग स्मार्ट एनफ कि मेरे इंस्ट्रक्शन को जरूर फॉलो करिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, क्योंकि हमारा क्लास कम्युनिकेटिव होना चाहिए, आपके साथ हमारा संवाद होना चाहिए। अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, आर दे ओके? ओके। अब मैं स्टूडेंट्स, आप एंशिएंट वर्ल्ड इतना ही जानना है। देखो, यूपीएससी का प्रिंसिपल क्या है पता है? हॉरिजेंटल स्टडीज करना है, स्मार्ट थिंकिंग करना है, और समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। मतलब कुछ चीजें आपको हर चीज की जाननी है। जब आप एंशिएंट वर्ल्ड में इतना ही जान जाओगे तो आगे समझने में कितनी सुविधा होगी। सो मच एक्साइटिंग फॉर यू। आप मेडिवल वर्ल्ड जान जाओगे तो आगे पढ़ने में कितनी सुविधा होगी। तो चलिए मैं आपको फिर मेडिवल वर्ल्ड में ले चलता हूं। अब आते हैं मध्यकालीन यूरोप में। देखिए, अब मध्यकालीन यूरोप में हम लोग आए तो पहले
अब इसमें इतनी चीजें पहले हम एक मध्यकालीन यूरोप में हम आपको कवर करेंगे एरिया, वो है सामंतवाद। फिर करेंगे सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, ओके। फिर हम इस्लाम का उद्भव आपको कवर करेंगे, और इस्लाम के उद्भव के बाद फिर हम कवर करेंगे धर्म युद्ध। अब मध्यकालीन यूरोप का समाज भी कवर करेंगे, और फिर पवित्र रोमन साम्राज्य कवर करेंगे, पवित्र रोमन साम्राज्य। और फिर तब हम लोग यही एरिया कवर करना है। चलिए हम पहले आपको शुरू करते हैं, सामंतवाद पहले समझाते हैं। अब देखो मध्यकालीन यूरोप में मैंने आपको बताया था कि देखिए पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, ओके। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के उत्तर में जर्मन आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे। तो जर्मन आक्रमणकारी जब आक्रमण कर रहे थे तो अंत में क्या हुआ, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। अब विघटन हुआ तो उसके बाद ये आक्रमणकारी जो आए, जर्मन आक्रमणकारी, वो जहां तहां फैल गए। मतलब जहां तहां फैल गए का मतलब है कि वो तो ट्राइबल्स थे, जर्मन लोग तो कोई सिविलाइज नहीं थे, कोई सभ्य नहीं थे, वो ट्राइबल्स थे, जनजातीय थे। उन्होंने जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य के क्षेत्रों को जीता तो वो साम्राज्य को पुनर्जीवित नहीं कर सकते थे, न वो पुरानी नौकरशाही को पुनर्जीवित कर सकते थे, क्योंकि उनके पास उतना हुनर ही नहीं था, उतना एक्यूमेन ही नहीं था, तो नहीं कर सकते थे। तो जो आक्रमणकारी आए वो अलग अलग क्षेत्रों में बस गए, अलग अलग क्षेत्रों में वो बस गए, सेटल कर गए। और वो अलग अलग सरदार थे, मतलब एक तरह से ट्राइबल मुखिया थे, जो ट्राइबल चीफ थे, वही ट्राइबल चीफ अलग अलग क्षेत्रों में बस गए, और जो क्षेत्रीय स्तर पर किसानों से वो कर वसूलने लगे। और किसानों की मजबूरी थी कि वैसे भी साम्राज्य टूट चुका है, तो किसानों को भी लगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का तो भयंकर प्रॉब्लम होगा, तो हमें कम से कम ये जो क्षेत्रीय मुखिया है वो हमें सुरक्षा तो देगा। यही सोचकर किसानों ने इनको कर देना स्वीकार किया और इनके संरक्षण को स्वीकार किया, और इनके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखानी शुरू कर दी, और बदले में इन्होंने किसानों को संरक्षण दिया। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय मुखिया स्थापित हो गए। फिर आपस में इनके बीच युद्ध भी होने लगा, हम बड़े तो हम बड़े। ऐसा तो होता ही है कि एक ही साथ इस तरह के अगर मस्कुलर मैन अगर होते हैं, मसल मैन, तो आपस में उनका राइवलरी होती है कि भाई हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, तो यही राइवलरी इनमें शुरू हुई। और दूसरा इनके बीच वैवाहिक संबंध भी शुरू हुआ। तो अंत में क्या हुआ, एक हायरार्की बन गई। अब हायरार्की में जो सबसे ऊपर है उनकी स्थिति किंग की तरह है, जस्ट किंग की तरह है, प्रॉपर किंग नहीं है लेकिन किंग की तरह है, कमजोर किंग की तरह है। और इनके अंदर हो गया लॉर्ड, इसको आप लॉर्ड कह लीजिए, अथवा ड्यूक, अथवा ड्यूक। ये जो अंदर तुम देख रहे हो ये है बैरन, ये ड्यूक, ये हो गया बैरन। और बैरन के बाद जो आप ये देख रहे हो ये हो गया नाइट। एक हायरार्की बन गई, नेचुरली बन गई, युद्ध से, विवाह से। अब देखो किंग है वो नाम मात्र का है, किंग नाम मात्र का है, इसके पास अपनी सेना नहीं है, अपनी नौकरशाही नहीं है, और ये है कॉमन पीपल। मैं मान के चलता हूं ये कॉमन पीपल है। एक टाइम था, आप लोग समझना इसको, और समझने के बाद हो सकता है एक दिन में दिक्कत हो, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ने के बाद समझ में ना आए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई जटिल आइडिया या कोई अगर इस तरह से बुक, चूंकि बुक्स रीडिंग तो मैं करने की तो मुझे बहुत ज्यादा आदत है और थोड़ा फास्ट रीडिंग भी करना चाहता हूं, तो मैं कोई जब अच्छा आइडिया आता है तो आई एम गोइंग टू बी सो एक्साइटेड, लेकिन वो आइडिया दिमाग में रहता नहीं, फिर उसको रिवाइज करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है। अभी आप लोगों का यूथफुल माइंड है, अगर दो चीजों का पालन करिए, जैसे आप हमारे साथ साइट पर जुड़ गए, अब हमारा लेक्चर शुरू हो गया, आप हमसे कम्युनिकेट करके, और हर जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूं यू हैव टू फॉलो इट। आप हमारे लिए, आप प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट रात में रिवाइज करने के बाद सोचने के लिए दे दीजिए। और अगर संयोग से आप लोग आसपास रह रहे हो, या फ्रेंड हो, या
आपस में जुड़ा हुआ है, तो अगर सप्ताह में 1-2 दिन भी हाफ एन आवर का आपस में डिस्कशन हो जाए तो सोने में सुहागा है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, सोचने वाला प्राणी, वो सोचने वाला प्राणी आपको बनना है, उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट टाइम देना है। और देखो, इतना स्मूथली मैं आपको दिमाग में सेट कर दूंगा, क्योंकि देखो मैं जो स्टडी मटेरियल दे रहा हूं उसी लाइन पर पढ़ा रहा हूं, दोनों में के बीच एकदम कंप्लीट कम्युनिकेशन है। तुम्हें कुछ दूसरा पढ़ना नहीं है, तुम्हें इसी को अगर टाइम मिले तो 2 बार पढ़ लीजिए, टाइम मिले तो 3 बार पढ़ लीजिए। फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर ही रहा हूं। जहां आपका मामला फंस जाता है, जैसे उसमें ध्यान को यही रखना है कि आप लोगों का नंबर तो अच्छे खासे है, तो पहले कोशिश करना अपनी तरफ से बातों को समझने का। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आगे का क्वेश्चन नहीं पूछना है। जब मैं जैसे जैसे आगे आऊंगा, अब जैसे आपके मन में आएगा सर सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था क्या है, तो मत पूछिए अभी, क्योंकि मैं आगे तो नेचुरली आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा। जैसे आपके दिमाग में आ सकता है पवित्र रोमन साम्राज्य क्या है, आई विल मेक यू क्लियर। ये मुझ पर छोड़ दीजिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको केवल फॉलो करना है, और हर दिन क्लास के बाद 15-20 मिनट रिवाइज करने के बाद आप हमें टाइम दे दीजिए बस सोचने के ऊपर। फिर देखिए धीरे धीरे सेट हो जाएगा। 1 बार 2 बार देखो रिवीजन कैसे करना है। जैसे कल जो मैं पढ़ाने वाला हूं, 1 दिन पहले पढ़ लीजिए, और एक बार क्लास करने के बाद जितना मैं पढ़ा दूं उसको फिर रिवाइज कर लीजिए। और 1 दिन सैटरडे संडे 2 दिन का हॉलीडेज आपको होता है, हालांकि आप लोग मोर देन 1 क्लास कर रहे हो, लेकिन 2 दिन की छुट्टी भी तो हो रही है, तो उस दिन आपको रिवाइज वर्क करना है। तो आप 1 वीक में अगर 3 बार रिवाइज कर लिए तो फिर नहीं भूलोगे, विशेषकर मेरे क्लास को जब कवर कर रहे हो और मैं साथ ही साथ आपको समझा रहा हूं, तो आप ओके हो जाओगे। तो अब देखिए, ये जो बन गया हायरार्की, तो उसमें कहोगे किंग है, वो किंग के पास अपनी सेना नहीं, नौकरशाही नहीं। एक समय था कि किंग ये पब्लिक से डायरेक्ट टैक्स वसूलता था, और पैसा किंग के पास जाता था उसके खजाने में, और अपने खजाने से वो सेना खड़ी करता था, अपने अधिकारी वर्ग की नियुक्ति करता था। अब तो डायरेक्ट से टैक्स ले ही नहीं सकता। अब ये देखो, टैक्स नाइट वसूल कर रहा है। जो नाइट है वो टैक्स ऊपर पास कर रहा है बैरन को, बैरन पास कर रहा है लॉर्ड को, और लॉर्ड एक मुफ्त अमाउंट, उसको कहते हैं फ्यूडल ड्यूज के रूप में एक अमाउंट किंग को दे रहा है। लेकिन माय स्टूडेंट्स, एक चीज आपको कंफ्यूजन दूर करना की मैं प्रयास करूंगा। जैसे देखिए, यहां मैं 1 नाइट, 1 बैरन, 1 लॉर्ड दिया हूं, मैंने दिया है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये 1 नाइट है, 1 बैरन है, 1 लॉर्ड है। दैट इज द हायरार्की ऑफ नाइट्स, हायरार्की ऑफ बैरन्स, हायरार्की ऑफ लॉर्ड्स। ये पूरी हायरार्की है। इसमें हो सकता है 1000 नाइट हो सकता है 300-400 बैरन हो सकता है 50 लॉर्ड्स हो, तो इस तरह से एक से ज्यादा है। केवल मैं ये बताना चाहता कि पहले हायरार्की बनी हुई टैक्स वसूलने की, और नीचे से टैक्स ऊपर जाता है। ऊपर वाला जो है, जैसे किंग है, तो लॉर्ड का जो भूभाग है उसको किंग उसके जागीर के रूप में स्वीकार करता है। जागीर को, इसको एक टर्म मिलेगा आपको, सबसे घबराना नहीं है, उसको कहते हैं फीफ। जो जागीर उसको मिलता है उसको फीफ बोलते हैं। फीफ का मतलब हुआ जागीर, इंग्लिश में उसको FIEF बोलते हैं, और हिंदी में उसको फीफ बोलते हैं। अंग्रेजी में भी उसको FIEF बोलते हैं, फीफ। तो ये जैसे अब लॉर्ड के पास जो भूभाग है उसको किंग जागीर के रूप में स्वीकार करता है, जो बैरन के पास है उसको लॉर्ड जागीर के रूप में स्वीकार करता है, जो नाइट के पास है उसको बैरन जागीर के रूप में स्वीकार करता है। और एक मैं आपको और दिलचस्प बात बताऊं, नाइट डायरेक्टली लॉर्ड से कांटेक्ट नहीं कर सकता, सॉरी, लॉर्ड भी नाइट से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको बैरन के थ्रू करना पड़ेगा। और किंग डायरेक्ट बैरन से कांटेक्ट नहीं कर सकता, उसको लॉर्ड के थ्रू करना पड़ेगा, या ड्यूक, दोनों एक ही हुआ, करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये इसका होता है प्रभुसत्ता, जागीर और संरक्षण, 3 शब्द आते हैं इसमें सामंतवाद में। तो उसमें क्या है कि ऊपर का जो सामंत होगा वो नीचे के सामंत को उसका भूभाग जागीर के रूप में स्वीकार करता है। जो ऊपर का सामंत है वो नीचे के सामंत को संरक्षण देता है, और नीचे का सामंत ऊपर के सामंत के प्रति वफादार होने की शपथ लेता है, एक अनुबंध बनाता है, शपथ लेता है उसके प्रति वफादार होने की, और वह जरूरत पड़ने पर नीचे वाला ऊपर वाले को सेना प्रदान करता है, सैनिक सेवा देता है, और ऊपर वाला नीचे वाले को संरक्षण देता है। इस तरह से ये, और दोनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की जो स्वतंत्रता है वो है प्रभुसत्ता।
इस तरह से प्रभुसत्ता, जागीर और संरक्षण इसके साथ साथ चलते हैं। अब देखिए, आपके मन में एक सवाल होगा, जो आपके मन में सवाल होगा उसको मैं पहले ही एज्यूम करके उत्तर देने की कोशिश करूं कि आखिर ये लॉर्ड इतना पावरफुल है, उसके पास, किंग के पास सेना नहीं है, नौकरशाही नहीं है, अधिकारी वर्ग नहीं है, वो दोनों के लिए निर्भर है लॉर्ड के ऊपर, तो लॉर्ड उस राजा को हटा क्यों नहीं देता? अगर नहीं हटा सकता, क्यों? क्योंकि अब 50 लॉर्ड है ना, तो आपस में इनकी राइवलरी है। किंग को बनाए रखना चाहते हैं कि कम से कम किंग हमें जोड़े रखेगा, किंग नहीं रहेगा तो हमारा बाइंडिंग फोर्स आपस में क्या रहेगा? अब 50 लॉर्ड है तो कम से कम किंग एक बाइंडिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे किंग को हटाना, तो ऊपर से नीचे हायरार्की बनी हुई है। तो ये हुआ इसका राजनीतिक पक्ष, ये सामंतवाद का राजनीतिक पक्ष। अब मैं आपको सामंतवाद का आर्थिक पक्ष बताता हूं। ये तो राजनीतिक पक्ष हुआ, अब आर्थिक पक्ष बताता हूं। देखिए, अब आर्थिक पक्ष यह है कि सामंतवाद तब आया जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, पश्चिमी रोमन साम्राज्य का। तो जब पतन हुआ, विघटन हुआ, तो सामंतवाद आया। तो पहले जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था तो ट्रेड एंड कॉमर्स को संरक्षण देता था, व्यापार और वाणिज्य को। तो अब क्या है कि व्यापार और वाणिज्य का भी पतन हुआ, धक्का लगा। और कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद नगरों को धक्का लगा, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद नगरीकरण को धक्का लगा, मुद्रा अर्थव्यवस्था को धक्का लगा। तो जब व्यापार का पतन हुआ, नगरों का पतन हुआ, मुद्राओं की कमी हुई, तो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कायम हो गई, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ गया, तो कृषि अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कायम हो गई, कृषि अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार, और कहीं ना कहीं व्यापार और मुद्राओं की, व्यापार व्यापार एवं नगरीकरण का पतन एवं तथा मुद्राओं का लेन देन कम पड़ जाना, आप कहोगे मुद्राओं का लेन देन कम पड़ जाएगा तो क्या होगा? तो बार्टर सिस्टम की तरह काम करेगा। मुद्राओं का लेन देन कम पड़ जाएगा तो क्या होगा? बार्टर सिस्टम की तरह, माने बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। ये इसकी इकोनॉमी का पोजीशन है कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होगी, अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बढ़ जाएगा। अब देखो, कृषि अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए बेसिकली इस सामंतवाद के तहत एक व्यवस्था कायम हुई। इस व्यवस्था का एक नाम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका नाम है मैनर। इसको 2-3 नाम, एक है मैनर प्रणाली, या इसका नाम है कृषि दास्ता। मैनर प्रणाली और कृषि दास्ता। जानते हो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं सर्फडम, अंग्रेजी में इसको सर्फडम बोलते हैं, मैनोरियल सिस्टम। अंग्रेजी में एक मैनोरियल सिस्टम भी बोलते हैं और सर्फडम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैंने एक, देखो ये सामंत है, मान लो लॉर्ड है, ए है सामंत, ये अपने भूभाग को एक तरह समझो तो 2 भाग में बांट दिया। इसके पास जो जमीन है, हजारों एकड़ की जमीन है, उसको 2 भाग में बांट दिया। एक भाग है डिमेंस, और दूसरा भाग है मेंस। ओके, तो जो डिमेंस का भाग है ये इसकी निजी, मन इसका कहने का इसमें खेती करवाता है, और मेंस में रैयतों को। आप लोग मेंटली अलर्ट हो गए, जैसे देखो एक कोड वर्ड तो आप लोग भूले नहीं होंगे, मेरा एक कोड वर्ड है मेंटली अलर्ट होना। तो जिस समय मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने लगता हूं तो मैं आप लोगों को, मैं फिर पुरानी आदत को फिर रिवाइव कर रहा हूं कि आप लोग इस आदत से वाकिफ होंगे। जब मैं कोई आपको महत्वपूर्ण चीज बताने लगूंगा तो मैं कोड वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, बी मेंटली अलर्ट, तो आप लोग मेंटली अलर्ट हो जाना।
ओके, तो अब इसमें मेंटली अलर्ट होना है। जैसे देखो, यहां पर रैयतों को बसाया जाता था, किसान को ही रैयत बोलते हैं, उसको टेनेंट्स बोलते हैं अंग्रेजी, इसको बसाया गया। तो क्या करते थे, किसानों को इसमें बसा देते थे और इस भूभाग किसान खुद जोत कर उससे अपना भरण पोषण करे। दे हैड टू अर्न देयर लाइवलीहुड, दे हैड टू अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू कल्टिवेटिंग दिस लैंड, माने इस लैंड को जोत कर वो अपना भरण पोषण करे। तो बदले में उनको डिमेंस में मुफ्त सेवा, इसमें इनको दे हैव टू प्रोवाइड द फ्री लेबर टू द डिमेंस रीजन, उनको बेगार करना होगा डिमेंस में। क्यों? क्योंकि मेंस उनको दिया गया है कि आप सेटल हो जाओ, उसमें खाओ पियो। तो मेंस में बेसिकली वो अपना ही अर्न करते हैं। हाँ, मेंस भूभाग से थोड़ा सा लॉर्ड को क्या करते हैं, फल फूल, सब्जी, दूध, हनी, मधु, ये सब उपहार के रूप में देते रहते हैं। जैसे देखो तो फ्यूडलिज्म का एक सामंतवाद का लक्षण होता है उपहार के रूप में देना। अभी भी तुम लोग शायद एक शब्द सुनते होगे, द वर्ड इज वेरी फेमस इन बिहार, बानगी। बानगी लेना मतलब आप किसी से उसी तरह से उपहार के रूप में बहुत सारी चीजें लेना। ये उपहार के रूप में कुछ मिल जाता था, लेकिन मुख्य रूप से उनका इंसेंटिव होता था कि मेंस भूमि को हम यूज करेंगे और बदले में हम डिमेंस में उनको फ्री लेबर देना होता था, बेगार। तो क्या था कि जैसे आप अनुमान करिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनसे अपेक्षा की गई कि भाई 3 दिन तुम अपने मेंस में काम करो, क्योंकि तुमको भी तो अपनी भूमि जोतनी कोरनी होगी, तो आप 3 दिन मेंस में काम करिए और बदले में 4 दिन डिमेंस में आप मुफ्त सेवा दीजिए, मुफ्त सेवा, फ्री लेबर। तो और दूसरी बात है, उनको भूमि से बांध दिया गया, वो भूमि खाली नहीं कर सकते, भूमि खाली करके नहीं जा सकते, तो वो लैंड को बांध दिया गया। आपको 4 दिन इधर फ्री लेबर देना है और 3 दिन अपने खेत में काम करना है। अब मैं स्टूडेंट्स, आपके मन में सवाल खड़ा होगा, क्या ये पद्धति भारत में थी? नहीं। जब हम यूरोप में, जैसे भारत में सामंतवाद की बात होती है कि भारत में भी सामंतवाद था, तो जब भारत में सामंतवाद की बात होती है, तो यूरोपीय सामंतवाद से इसी आधार पर उसमें अंतर किया जाता है कि जो यूरोपीय सामंतवाद है उसमें कृषि दासता अथवा मेनर प्रणाली जैसी चीज है, और जो हमारा भारतीय, जो हमारे यहाँ जो भारतीय सामंतवाद था उसमें कृषि दासता जैसी चीज नहीं थी। वजह है, वजह बताता हूं। जैसे देखो, हमारे यहाँ भूमि बहुत उपजाऊ थी, गंगा यमुना का जो द्वाब है दैट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लैंड ऑफ द वर्ल्ड, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता था, नंबर 1। दूसरी बात है कि हम लोग एंशिएंट टाइम से ही ईश्वर की कृपा से जनसंख्या के मामले में काफी धनी थे। हमारे यहाँ जनसंख्या की कभी स्कार्सिटी रही नहीं। वी हैव फ्रॉम एंशिएंट पीरियड वी रिमेन टू बी अ पॉपुलस कंट्री, यू नो। और यूरोप में क्या था कि एक तो उनकी भूमि अनुपजाऊ थी, बहुत कम पैदावार होता था, ओके। दूसरा, उस भूमि में वहां जनसंख्या कम थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि हमारे यहाँ क्या था, गर्म मुल्क था, तो यहां पर है कि किसान कमर से ऊपर 9 महीने तक नंगे रहते थे। लेकिन जो यूरोप है, यूरोप में ठंडा मुल्क था, तो उसको शरीर को ढकने के लिए रैयतों को भी प्रॉपर कपड़े चाहिए, उनको सॉक्स चाहिए, उनको ग्लोव्स चाहिए। तो ये सब करने के कारण उनका लाइफ कॉस्टली हो जाता था ज्यादा हम लोगों से, और रैयतों की भी बेसिक आवश्यकता पूरी हो, और सामंतों का विलासता, माने सामंतों का विलासतापूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण जीवन चलता रहे, उसके लिए उनके लिए मजबूरी थी कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को हम कल्टीवेट करें। जैसे अगर कोई इंडियन जमींदार 1000 बीघे लैंड को जोत कर जितना लेगा, उतना उनको 10,000 बीघे जमीन जोतने पर होगा, 10 टाइम्स, क्योंकि उन लोगों की जमीन उपजाऊ नहीं थी। उस समय तो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं था, तो उनकी मजबूरी थी कि वो अधिक से अधिक जमीन को जोते। हमारे यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा थी, तो लेबर अवेलेबल था, उनके यहाँ स्कार्सिटी थी लेबर की, और चूंकि जनसंख्या कम थी तो उनको डर यह होता था कि अगर हमको जिस समय टाइम जरूरत होगी खेती की, उस समय हमें लेबर की स्कार्सिटी हो जाएगी। तो लेबर से स्कार्सिटी से बचने के लिए उन्होंने इस तरह से लैंड में बांध रखा था कि भैया तुम मेंस में रहो, खाओ पियो, खेती करो, थोड़ा बहुत उपहार हमें दो, और बदले में डिमेंस में बेगार करो। इसको कहते थे फ्यूडल सिस्टम। मैं स्टूडेंट्स,
यू मे बी अ बिट क्लियर। अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से, क्लियर हो गए? माय स्टूडेंट्स, लेट दिस क्लास बी कम्युनिकेटिव। मैं आपके रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा करता हूं, अगर हो गए होंगे तो जरूर यस बोलिएगा। यस सर। ओके, और हम तो ये तो मैंने आपको समझा दिया मैनर सिस्टम। अब बताते हैं सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। अब सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था क्या है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जैसे देखो, जैसे देखिए, अब ईसा मसीह ने धर्म को बिल्कुल से चाहा कि हम ईसाई पंथ को बिल्कुल सादा बनाना चाहते थे। तो गरीबों के बीच रहते थे। जीसस क्राइस्ट, तुम जानते हो कि वो धर्म में कोई ताम झाम नहीं चाहते थे। वो इतना तक जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि एक अमीर व्यक्ति को हेवन जाना, हेवन स्वर्ग का एक रूप है, एक सुई के छेद से ऊंट को निकलने के बराबर है। इट वॉज द व्यू गिवन बाय जीसस क्राइस्ट। और उनके बाद, जीसस क्राइस्ट के बाद जो दो आरंभिक संत हुए थे, उनका नाम था सेंट पॉल और सेंट अगस्टाइन। तो जो सेंट पॉल और सेंट अगस्टाइन थे, ये भी बहुत सुलझे हुए विचार के संत थे। तो इन्होंने भी कोई तामझाम ईसाई पंथ में नहीं लाना चाहा, और इन्होंने बल दिया कि जैसे देखो, ईसाई पंथ का तो बल मुक्ति पर था, इस संसार से मोक्ष या मुक्ति, सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब है कि हमको सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में लीन होना है। तो ये बेसिकली माने ईश्वर के पास जाना है। माने वी हैव टू बी द सन ऑफ गॉड आफ्टर लिविंग दिस मतलब वर्ल्डली पुल्स एंड बीइंग फ्री फ्रॉम द वर्ल्डली पुल्स। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इनका कहना था, सेंट पॉल और सेंट अगस्टाइन का, कि आस्था मुक्ति का साधन है। आस्था जो है वो मोक्ष अथवा मुक्ति का साधन है। किसका कहना है? तो सेंट अगस्टाइन और सेंट पॉल का। इसमें कोई तामझाम है ही नहीं। जब आस्था ही है तो आंख बंद करिए, आस्था सोचिए और आस्था के सहारे मुक्त होने की बात सोचिए, हो गई बात समाप्त। लेकिन 8वीं सदी में दो संत आ गए। ये संत थे पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास। ये संत कौन थे? पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास। इन्होंने क्या कह दिया? देखिए, इन्होंने कहा आस्था नहीं, अच्छे कर्म से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने कहा आस्था नहीं, अच्छे कर्म से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। गुड वर्क्स। अब मैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई कहे आस्था और कोई कहे अच्छे कर्म, तो आप ज्यादा प्रगतिशील किसे मानोगे? पहले वाले या दूसरे वाले? अगर आप आस्था को ज्यादा प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव मानते हो, कोई संत अगर आस्था बोलता है, कोई अच्छे कर्म बोलता है, तो दोनों में किसे प्रोग्रेसिव मानोगे? आस्था को एक पॉइंट लिखना और अच्छे कर्म को दूसरा पॉइंट लिखना। अंकुर, आस्क फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, प्लीज माय स्टूडेंट्स बी फास्ट। आस्था 1 पॉइंट और अच्छे कर्म 2nd पॉइंट। आप दोनों में किसे प्रोग्रेसिव मानोगे? तो यस माय स्टूडेंट्स, यू आर करेक्ट। You are smart enough to understand this। लेकिन मैं स्टूडेंट, जानते हो, ये जो पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास थे, अच्छे कर्म तो निश्चय ही प्रगतिशील है, इसमें आपने सही उत्तर दिया। लेकिन जो पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास है,
इन्होंने इसमें एक गलती ये कर दी कि अच्छे कर्म की इन्होंने बड़ी संकीर्ण व्याख्या दे डाली। इन्होंने अच्छे कर्म का अर्थ लगाया पुरोहितवाद, इन्होंने अच्छे कर्म का अर्थ लगाया पुरोहितवाद, और दूसरा संस्कारवाद। क्या? संस्कारवाद। इन्होंने कहा कि एक ईसाई को पुरोहित की सहायता लेनी चाहिए, पृष्ठ की। एक ईसाई को पुरोहित का परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि पुरोहित ईश्वर के चयनित व्यक्ति हैं, ईश्वर ने उनका चयन किया है, इसलिए वो पवित्र हैं। और एक ईसाई को 7 संस्कारों का पालन करना चाहिए। अब तो माय स्टूडेंट, जब पुरोहित को आप इस तरह से हायर मान के और गॉड के एजेंट के रूप में स्वीकृत दोगे, तब तो धर्म में आडंबर तो आ ही जाएगा। तो अब आ गया चर्च व्यवस्था, चर्च सिस्टम। जैसे हिंदुओं में मंदिर सिस्टम, बुद्धिस्ट में मठ सिस्टम, यहूदी में सिनागॉग सिस्टम, तो ईसाइयों में चर्च सिस्टम। और सबसे बड़ी बात जानते हो, हम लोग के यहाँ मंदिर है तो एक मंदिर इधर, दूसरा, क्योंकि हिंदू धर्म में तो वैसा इंटीग्रेशन नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा, चूंकि आपको एंशिएंट वगैरह भी पढ़ाऊंगा, तब तक वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद तब एंशिएंट मिडिवल चलोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वहां पर आपको मैं अच्छे ढंग से समझा भी पाऊंगा कंपेयर करके, क्योंकि बिना वर्ल्ड को समझे बिना तो राष्ट्र को समझा ही नहीं जा सकता। आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री आपका और भी क्लियर होगा। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये जो इन्होंने जो बात कही है, बेसिकली वो बात बहुत अपीलिंग नहीं लगी, क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सल चर्च, इनका चर्च भी है वो इंटीग्रेटेड है। हम लोग की तरह ये मंदिर अलग वो मंदिर अलग ऐसा नहीं है। तो इसमें इसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। जैसे चर्च का मुख्यालय रोम हुआ, मुख्यालय रोम, और इसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैल गई, पूरे यूरोप में शाखाएं फैल गई। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल चर्च सिस्टम, जो आपने मैप में देखा है, पूरे यूरोप में फैल गई। लोकल चर्च लोगों पर टैक्स लगाता है, टैक्स वसूल करता है, पीटर्स, पेंस, टाइथ जैसे टैक्स, उसे अपना लोकल खर्च चलाता है और शेष रकम रोम भेजता है। और वह एजुकेशन का पाठ्यक्रम बनाता है, शिक्षा पर उसका एकाधिकार है, लोगों के सामाजिक जीवन पर एकाधिकार है। जैसे यहां पर मैंने आपको दिया हुआ है, देखिए ये क्या क्या करता है। यहां पर इसके पास बड़ी भूमि संपदा होती थी, इसके पास लैंडेड प्रॉपर्टी चर्च के पास होने लगी। क्षेत्रीय चर्च लोगों पर धार्मिक कर लगाती। शिक्षा एवं ज्ञान पर चर्च का एक अधिकार होता, मैंने शिक्षा ज्ञान को एक्सप्लेन करती। एक समय कि विज्ञान की व्याख्या भी यही करने लगी। ये कहते थे पृथ्वी स्थिर है, सूर्य ही उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, आगे बताऊंगा। सबसे बढ़कर चर्च व्यवस्था भी सामंतवाद की तरह एक मध्ययुगीन संस्था थी, जो राष्ट्रीय राज्य के उद्भव तथा यूरोप के आधुनिकीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा थी। यूरोप के बदलाव के लिए इसका टूटना आवश्यक था, आगे बताएंगे। यही देखो, यूरोप में परिवर्तन के विरोधी के रूप में खड़ा होगा चर्च, जिसकी आधुनिक युग आपको देखना है तो यूनिवर्सल चर्च सिस्टम तो समझना ही पड़ेगा। सो माय स्टूडेंट्स, आज तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। मैं आगे का होमवर्क आपको दे देता हूं। आप इस्लाम पढ़ लीजिएगा, धर्मयुद्ध पढ़ लीजिएगा, पवित्र रोमन साम्राज्य पढ़ लीजिएगा। उसको आधुनिक विश्व के उद्भव में मैं आपको बता देता हूं कहां तक कल मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। आप व्यावसायिक क्रांति कुस्तुनतुनिया का पतन और ये डायग्राम में व्यावसायिक क्रांति का प्रभाव और यूरोपीय राज्य तंत्र का उद्भव, मतलब पुनर्जागरण से पहले तक पढ़ लीजिएगा। पुनर्जागरण जहां से शुरू होगा वहां से छोड़ देना, पुनर्जागरण से पहले तक आप एक रीडिंग दे लेना। अब कल मिलते हैं, यहीं पर आज छोड़ते हैं। हम लोग का टाइम तो 1 घंटे 20 मिनट करीब, 1:20 यही टाइम हमने रखा हुआ है, लेकिन ये काफी है। और इससे ज्यादा आपको मैं लोड भी नहीं देना चाहूंगा। और आहिस्ते आहिस्ते आप सब कुछ सीख जाओगे, जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिया है कल उसको मानोगे। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, गुड एक्सपीरियंस। मैं आपसे कल मिलता हूं।